आज हम जिस विषय पर बात करेंगे, वह केवल एक नीति या प्रस्ताव नहीं है। ये मामला हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था, संघीय ढांचे और क्षेत्रीय संतुलन को लेकर गंभीर सवाल खड़ा करता है। क्या है मामला? संसद की सीटों का बढ़ना या लोकतंत्र का असंतुलन? केंद्र की मोदी सरकार परिसीमन की एक नई योजना पर काम कर रही है। योजना के तहत लोकसभा की 543 सीटों को बढ़ाकर लगभग 800 किया जाना प्रस्तावित है। ये कदम 2026 के बाद लागू हो सकता है और इसके पीछे तर्क है। बढ़ती जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व बढ़ाना। सुनने में यह एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया लग सकती है, लेकिन जब आप इसके भीतर झांकते हैं तो दिखाई देता है एक गहरी राजनीतिक चाल जो देश के उत्तर दक्षिण संतुलन को पूरी तरह बदल सकती है। चंद्रबाबू नायडू का रुख, समर्थन, मगर आंख मूंद कर नहीं। चंद्रबाबू नायडू जो लंबे समय तक बीजेपी के सहयोगी रहे हैं और अभी भी एनडीए का हिस्सा हैं, अब खुलकर इस योजना का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना साफ है, हम एनडीए के सहयोगी हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम हर नीति पर आंख मूंद कर हाँ कहेंगे। नायडू के पास लोकसभा में 16 सांसद हैं। मौजूदा समीकरणों में यह संख्या भले ही बड़ी ना हो, लेकिन अगर सरकार बहुमत के नजदीक हो और सहयोगी डगमगाए, तो यही सांसद सत्ता की चाबी बन जाते हैं। परिसीमन का असर, जनसंख्या नियंत्रण की सजा। इस प्रस्तावित परिसीमन में जनसंख्या को आधार बनाकर लोकसभा सीटों का पुनर्वितरण होगा। इसका सीधा असर यह होगा कि जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन किया है, जैसे तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, उनकी सीटें या तो नाम मात्र बढ़ेंगी या घट भी सकती हैं। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश की सीटें 80 से बढ़कर 121 हो सकती हैं। आंध्र प्रदेश को सिर्फ 12 अतिरिक्त सीटें यानी कुल 37 मिलेंगी। तमिलनाडु की सीटें 29 से घटकर 37 हो सकती हैं, 26 से 28 हो सकती हैं। क्या यह तर्क संगत है कि जिन राज्यों ने शिक्षा, स्वास्थ्य और जनसंख्या नियंत्रण में निवेश किया, उन्हें राजनीतिक सजा दी जाए? स्टालिन का तीखा हमला, यह राजनीतिक पागलपन है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम मॉस्केटोटके स्टालिन पहले से इस योजना के विरोध में हैं। उन्होंने इसे राजनीतिक पागलपन कहा है और सवाल उठाया है कि क्या दक्षिण भारत की समझदारी को सजा मिल रही है। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर यह चेतावनी दी है कि यह सिर्फ आंकड़ों का नहीं, पहचान का सवाल है। अगर संसद में दक्षिण भारत की हिस्सेदारी कम कर दी जाती है, तो ये संविधान और लोकतंत्र की आत्मा पर सीधा हमला होगा। स्टालिन ने अमित शाह की उस पुरानी टिप्पणी को भी याद दिलाया जिसमें उन्होंने कहा था, मैं दिल्ली में रहता हूं, लेकिन मेरे कान तमिलनाडु की तरफ रहते हैं। क्या यह है नई राजनीति का चेहरा? बीजेपी की रणनीति को लेकर यह आरोप लग रहा है कि वह उत्तर भारत को राजनीतिक रूप से और मजबूत करना चाहती है, क्योंकि दक्षिण भारत में उसकी पकड़ कमजोर रही है। 2024 के लोकसभा चुनावों में भी बीजेपी को तमिलनाडु, केरल, आंध्र और तेलंगाना में बेहद सीमित सफलता मिली थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या परिसीमन की यह योजना इसी राजनीतिक हकीकत को बदलने का प्रयास है? और अगर हाँ, तो क्या यह लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ नहीं है? एक नई चिंता, जनसंख्या बढ़ाने पर इनाम। आंध्र प्रदेश सरकार रिपोर्टेडली अब एक ऐसी योजना पर विचार कर रही है जिसमें ज्यादा बच्चे पैदा करने पर नकद प्रोत्साहन दिया जाएगा। यानी जिस देश ने कभी हम दो हमारे दो का नारा दिया था, आज वहां की सरकार को विवश किया जा रहा है कि वह हम तीन हमारे चार की तरफ बढ़े। क्या यह हमारे विकास की दिशा है? क्या अब नीतियां जनसंख्या बढ़ाने पर आधारित होंगी केवल इस डर से कि कहीं राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम ना हो जाए? यह सिर्फ एक कानून नहीं, देश की आत्मा की परीक्षा है। चंद्रबाबू नायडू और एम डॉट के आके स्टालिन की इस लड़ाई को केवल एक क्षेत्रीय असहमति मानना भूल होगी। ये दरअसल उस संघीय भारत की असल परीक्षा है जिसे संविधान निर्माताओं ने बड़ी मेहनत से गढ़ा था। अगर इस देश में अब सत्ता का आधार केवल संख्या होगा, तो फिर ना नीति बचेगी, ना नैतिकता, और लोकतंत्र केवल गणना का खेल बनकर रह जाएगा। आपका सवाल, क्या आप इसे निष्पक्ष मानते हैं? तो अब सवाल आपसे है, क्या आप मानते हैं कि यह परिसीमन निष्पक्ष है, या फिर यह एक छुपी हुई कोशिश है सत्ता की कुर्सी को और मजबूत करने की?
भले ही संघीय ढांचा टूट जाए, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, याद रखिए, लोकतंत्र सिर्फ चुनाव जीतने से नहीं, सभी की आवाज़ सुनने से बनता है।